हम एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत में सोशल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। एग्जैक्टली। साल था 1982। दिल्ली में एक अलग ही माहौल था, एक एक्साइटमेंट था। देश एशिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट द एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा था। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, स्टेडियम्स, लग्जरी होटल्स, पूरा एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स बन रहा था। मतलब एक नए, मॉडर्न और पावरफुल इंडिया की तस्वीर दुनिया को दिखाई जा रही थी। बिल्कुल, लेकिन हर चमकती तस्वीर के पीछे एक साया होता है, और इस चमक के पीछे एक बहुत गहरी, अंधेरी सच्चाई छुपी थी। ये कहानी थी उन लाखों मजदूरों की जो इस मॉडर्न इंडिया की नींव अपने खून पसीने से रख रहे थे। और इसी कहानी से निकला हमारा आज का केस लॉ, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे एशियाड 82 केस के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ स्टोरी ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एट इट्स फाइनेस्ट। सो इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे जस्टिस पीएन भगवती ने लोकस स्टैंडी के ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ा, कैसे फोर्स लेबर को रीडिफाइन किया, और कैसे सरकार को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाई। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे? ये कोई टिपिकल लॉसूट तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसकी शुरुआत एक लेटर से हुई जो सीधे जस्टिस भगवती को लिखा गया था। एक लेटर? हाँ, बस एक लेटर। आपको समझना होगा, उस जमाने में अदालतें बहुत अनअप्रोचेबल थीं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको एक वकील के जरिए फॉर्मल टेक्निकल याचिका दायर करनी पड़ती थी। एक साधारण खत को इतनी अहमियत देना, ये उस वक्त के लिए एक जुडिशियल अर्थक्वेक जैसा था। A letter that shook the system. और ये लेटर किसने लिखा था? ये खत पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR नाम के एक संस्था ने भेजा था। And it was based on a very detailed report by a team of 3 social scientists. अच्छा। इन लोगों ने खुद एशियाड प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर मजदूरों की हालत पर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की थी। अच्छा। और कोर्ट ने इन अ मेजर जुडिशियल इनोवेशन उस लेटर को ही एक रिट पिटिशन मान लिया। The doors of justice were literally kicked open. Incredible. तो इस लेटर में ऐसे क्या आरोप थे? What were the core allegations कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे दखल देना पड़ा? The allegations were shocking to say the least. जरा सोचिए, एक मजदूर जो बिहार या उड़ीसा के किसी गांव से दिल्ली की चकाचौंध देख के काम करने आया है, उसकी असलियत क्या थी? फर्स्ट, वायलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। वर्कर्स का मिनिमम वेज था 9 रुपीज 25 पैसा पर डे। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने खुद अपने एफिडेविट में एडमिट किया कि जमादार्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के एजेंट्स थे, हर मजदूर से ₹1 पर डे पर वर्कर कमीशन काट लेते थे। एक मिनट, एक गवर्नमेंट ने खुद ये माना अपने एफिडेविट में कि उनके प्रोजेक्ट पर कानून तोड़ा जा रहा है? यस, इट वाज अ स्वॉन एफिडेविट। इससे भी बुरा था वायलेशन ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। महिला मजदूरों को तो सिर्फ 7 रुपए पर डे दिए जा रहे थे। सेम वर्क लेस पे। Exactly, simply because they were women. Third, violation of Article 24 of the Constitution and the Employment of Children Act 1938. 14 साल से कम उम्र के बच्चों से hazardous construction work में काम करवाया जा रहा था। और आखिर में the Contract Labor Act and the Interstate Migrant Workmen Act के provisions का खुला उल्लंघन। मतलब वर्कर्स को प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, साफ पानी, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब बेसिक ह्यूमन अमेनिटीज भी नहीं दी जा रही थीं। जाहिर है सरकार ने इन आरोपों का बचाव तो किया होगा। आफ्टर ऑल इट वाज अ मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज। उनकी मेन लीगल आर्गुमेंट्स क्या थे? यस, द रिस्पोंडेंट्स, यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर 2 बड़ी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाई। बेसिकली उन्होंने केस को मेरिट पर डिस्कस करने से पहले ही उसे थ्रो आउट करवाने की कोशिश की। राइट। एंड दिस इज वेयर द डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी ऑफ दिस केस बिगिंस टू शाइन। ओके, लेट्स टैकल द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। ये थी लोकस स्टैंडाई की, एक लीगल टर्म जिसका मतलब है हु हैज द राइट टू स्टैंड बिफोर अ कोर्ट। सरकार ने कहा कि PUDR को ये केस करने का हक ही नहीं है क्योंकि राइट्स तो मजदूरों के वायलेट हुए थे, PUDR के नहीं। Exactly. This was the traditional, rigid Anglo-Saxon rule of standing. Only the victim can knock on the door of justice.
लेकिन जस्टिस भगवती ने इस दलील को इंडिया के सोशल रियलिटी के आईने में देखा और इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। पैरा 20 ऑफ द जजमेंट इज अ मास्टर क्लास इन जुडिशियल एम्पैथी। क्या कहा था उन्होंने? He wrote, having regard to the peculiar socio-economic conditions prevailing in the country where there is considerable poverty, illiteracy, and ignorance, it would result in closing the doors of justice to the poor and deprived sections of the community if the traditional rule that only a person wronged can sue for judicial redress were to be blindly adhered to. वाओ, इन सिंपल टर्म्स एक रूल जो एक सोसाइटी के लिए बना है वो जरूरी नहीं कि दूसरी सोसाइटी के लिए काम करे। Precisely, the court laid down a clear doctrine. जहां कोई व्यक्ति या class of persons due to poverty, disability या किसी भी social और economic disadvantage की वजह से कोर्ट नहीं आ सकता, वहां कोई भी public spirited individual और institution उनकी तरफ से न्याय की गुहार लगा सकता है। अच्छा। क्योंकि मजदूर पुअर, इग्नोरेंट, इलिटरेट ह्यूमंस थे, पीओडीआर को लोकस स्टैंडी दिया गया। This was the true liberalization of access to justice in India. तो अदालत ने ये तो मान लिया कि पीयूडीआर केस कर सकता है, लेकिन सरकार के तर्कश में एक और तीर था। उन्होंने कहा कि भाई मजदूर हमारे थोड़े ही हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉई हैं। ये तो पासिंग द बक वाली बात हो गई। A very crucial and a very common argument. The government tried to create a legal distance. They are not our employees. We are just the principal employer. But the court held that the principal employer cannot escape their responsibility. Okay, break that down for us. कोर्ट ने ये जिम्मेदारी कैसे फिक्स की? The court pinned liability on two fronts, statutory and constitutional. Statutory liability मतलब जो कानून में लिखा है। बिल्कुल। कोर्ट ने स्पेसिफिक लॉज की तरफ इशारा किया। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, अगर कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को बेसिक अमेनिटीज जैसे हाउसिंग या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, तो द ऑब्लिगेशन रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कानून खुद कहता है कि जिम्मेदारी आपकी है। Okay. Similarly, under Section 17 or 18 of the Interstate Migrant Workmen Act 1979, wages और allowances की जिम्मेदारी भी principal employer की है। If the contractor defaults, the law was already there. So the law was clear. But what about the constitutional liability? That seems more profound. It is. This is where the court went beyond the text of the statutes and into the spirit of the Constitution. For Article 24, child labor, the court said this fundamental right is enforceable against everyone. The government cannot fold their hands in despair and become silent spectators जब उनके ही projects पे उनके ही contractors संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। Right. For Article 14, equality, the court held that a violation of the Equal Remuneration Act is a violation of the constitutional principle of equality. The principal employer cannot ignore and sit quiet. They have a positive constitutional duty to ensure compliance. Okay, here's where it gets really interesting. जी, सरकार का आखिरी दाव था कि ये सब लेबर लॉस के वायलेशंस हैं, फंडामेंटल राइट्स के नहीं। इसलिए आर्टिकल 32 के तहत ये पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है। How did the court counter this brilliant but devious argument? the gap between socio-economic rights and fundamental rights. He took these seemingly ordinary labor law violations and elevated them to the status of a constitutional breach. Let's start with Article 21, the right to life. How did that come into play? The court used the expansive interpretation of Article 21, जो landmark cases जैसे मनीका गांधी और फ्रांसिस कोरेली मलिन में establish हो चुकी थी। कोर्ट पहले ही कह चुका था कि right to life is not mere animal existence. Right. I'm quoting from para 39 of the judgment. The right of life guaranteed under this article is not confined merely to physical existence, but it also includes within its scope and ambit the right to live with basic human dignity. Okay. The court then reasoned that the rights and benefits given under laws like the Contract Labor Act and the Migrant Workmen Act are intended to ensure basic human dignity. Therefore, to deny them these rights is a direct violation of Article 21. Wow. So, not providing proper facilities isn't just a labor law issue, it's a violation of the fundamental right to live with dignity. Exactly. और मिनिमम वेज का क्या? उसे फोर्स्ड लेबर कैसे माना गया?
This seems to be the most groundbreaking part of the case. Absolutely. This is the very heart of the judgment. The court declared that non-payment of minimum wage is a violation of Article 23, which prohibits traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor. बट फोर्स्ड लेबर या बेगार का मतलब तो आमतौर पर बिना पैसों के काम करवाना होता है। यहाँ तो उन्हें कुछ पैसे मिल रहे थे, बस मिनिमम से कम। तो कोर्ट ने ये लॉजिकल लीप कैसे लिया? दैट वाज द गवर्नमेंट्स एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा कि क्योंकि कुछ रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, इसे फोर्स्ड लेबर नहीं कहा जा सकता। But the court refused to take such a narrow, pedantic view. In para 60, Justice Bhagwati laid down his judicial philosophy. The attempt of the court should be to expand the reach and ambit of the fundamental rights rather than to attenuate their meaning and content. Right. उन्होंने कहा कि ये illogical है कि किसी से मुफ्त में काम करवाना तो unconstitutional है, पर उसे इतने कम पैसे देना कि वो जी भी ना सके, वो constitutional है. Makes sense. The court's definitive conclusion is in para 65. It's a powerful declaration. Every form of forced labor, begar or otherwise, is within the inhibition of Art 23, and it makes no difference whether the person who is forced to give his labor or service to another is remunerated or not. The key is not the absence of pay, but the presence of force or compulsion. So the entire case hinges on the definition of force. अगर ये physical force नहीं है, तो क्या है? This is the most brilliant innovation of the judgment. The court expanded the definition of force beyond just physical or legal compulsion. Quoting from para 79 and 80, Okay? force may arise in several ways, or it may even be compulsion arising from hunger and poverty, want and destitution. Any factor which deprives a person of a choice of alternatives and compels him to adopt one particular course of action may properly be regarded as force. Economic compulsion. The compulsion of having no other choice. Exactly. When a person is suffering from utter grinding poverty, उनके पास कोई bargaining power नहीं होती. वो एक free agent नहीं है. उनकी सहमति फ्री कंसेंट नहीं है, वो अपनी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की मजबूरी में काम कर रहे हैं, एंड एनी लेबर प्रोवाइडेड अंडर सच कंपल्शन इज फोर्स्ड लेबर. Wow. This led to the ultimate legal proposition in para 85. We are therefore of the view that where a person provides labor or service for remuneration which is less than the minimum wage, the labor or service provided by him clearly falls within the scope and ambit of the words forced labor under Article 23. So what does this all mean? इस सब deep analysis के बाद कोर्ट ने क्या ठोस कदम उठाने के आदेश दिए? Did it translate into actual relief for the workers? The court didn't just lay down principles. It provided concrete, actionable relief. First, direct payment. The court ordered that contractors must pay wages directly, without the intervention of the jamadars, and jamadars could not deduct any commission. अच्छा. Second, legal action. The government was directed to take necessary legal action against the contractors, either through prosecution or by recovering the wage shortfall. And what about preventing this from happening in the future? Any systemic changes? Yes, the court suggested that all future government contracts should have a provision ensuring direct payment to workers. But most importantly, it established a constitutional obligation on the state. Okay. It mandated an effective system of periodic inspections, coupled with occasional surprise inspections, to ensure labor laws are not violated. The state cannot be a passive observer, it must be an active protector. So to sum it up, the ASIAD 82 case wasn't just about getting workers their due wages. इसने इंडियन लीगल सिस्टम को 3 पावरफुल टूल्स दिए. एक लिबरलाइज्ड PIL jurisprudence, द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी और ये रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. Absolutely. This judgment firmly established that socio-economic justice is not just a lofty goal in the directive principles, but an integral and enforceable part of our fundamental rights. इसने न्याय के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जो कभी वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे. It gave a voice to the voiceless. ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पे छोड़ जाता है.
1982 में कोर्ट ने इकोनॉमिक कंपल्शन को फोर्स माना था। टुडे in the era of the gig economy and a vast informal sector, जहां bargaining power extremely unequal है, is the choice to work for less than a living wage with no benefits or security truly a choice? Or is it a modern tech-enabled form of the very forced labor that Justice Bhagwati identified 40 decades ago? That's something to think about.